हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। भाई किसी भी 2D पेपर के ऊपर या 2 डायमेंशन स्पेस के ऊपर किस तरीके से आप 3 डायमेंशन स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा यही होगा, डेट इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, बड़ी ही मोटिवेशनल लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे, मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे, हजारों मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। सही है भाई, हजारों क्या हो गए, मशहूर हो गए किसी को बदनाम करते करते। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। वीडियो सेक्शन के बीचों बीच और भी शेर और शायरी का जो काम है वो चलता हुआ नजर आएगा। तो जिस चीज़ के लिए पहले पहुंचे हैं हम वो पूरी कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सही है। इसमें पहली जो रिप्रेजेंटेशन आती है डेट इज कॉल्ड थिक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। सही है, थिक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। भाई किसी भी 2D स्ट्रक्चर के ऊपर, 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर किस तरीके से आप किसी स्ट्रक्चर को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। 2D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है 3D फॉर्म के अंदर, डेट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। देखो थिक वेज एंड डैश क्या कहता है, थिक वेज एंड डैश फॉर्मूला कहता है जी, ये कोई आपका कार्बन रहा होगा, इसमें ऐसे आप दिखा सकते हो, डेट इज कॉल्ड डैश लाइन। डैश का मतलब ये जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी से दूर जाता है तो उससे अपनापन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगा, पहले लाइनें बड़ी होंगी, फिर धीरे 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 जो लाइनें हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, छोटा होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद एक लाइन होगी डेट इज कॉल्ड बोल्ड लाइन। इसे आप क्या कह सकते हो, सॉलिड लाइन कह सकते हो, या फिर इसे आप हैवी लाइन कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये जो सॉलिड लाइन है और ये दो जो लाइनें रही होंगी ये वर्टिकल प्लेन के अंदर मौजूद रही होंगी। ये दो जो लाइनें होंगी डेट इज इन वर्टिकल प्लेन। तो देखो जो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखी है, डी फॉर डॉटेड, डी फॉर डैश। याद रखने की ट्रिक बता देता हूं, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब देखने में ऐसे लग रहा है कि ये आपसे क्या है, दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, डैश लाइन। सही है, डी फॉर डैश लाइन, डी फॉर डॉटेड। डॉटेड लाइन जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को क्या करती है मेरे भाई, रिप्रेजेंट करती है। इसकी अगर बात की जाए, जो ये सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है जिसे क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। किसको रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये ऑब्जर्वर की तरफ है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड बने होंगे, 4 में से एक बॉन्ड आपकी तरफ रहा होगा, एक बॉन्ड आपसे क्या रहा होगा, दूर रहा होगा। जो ये दो बॉन्ड बच गए, ये दो जो लाइनें हैं ये हैं वर्टिकल प्लेन। सही है, ऐसे लग रहा है कि ये दोनों लाइनें किसके ऊपर चिपकी हुई हैं, बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई हैं। किसके ऊपर चिपकी हुई मेरे भाई, बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई हैं। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपका एक व्यक्ति था, डेट इज कॉल्ड सी लीबेल एंड वांटॉफ। उन्होंने बताया कि जी कार्बन जो है वो इस स्ट्रक्चर से, इस फॉर्म से क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, और बाकी दो जो लाइनें होंगी वो किसके अंदर मौजूद होंगी, प्लेन के अंदर। तो पहली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, कह सकता हूं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। पहचान लोगे इस चीज को, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज ए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और पहली जो रिप्रेजेंटेशन होगी 3D की, डेट इज कॉल्ड थिक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखते वक्त। सही है भाई, पहचान लोगे, देख लो भाई, ध्यान से देख लो। सही है, पहचान लोगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होगा, छोटा सा वीडियो होगा बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बेस के साथ रिलेट किया जाएगा। दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन होती है थिक वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन के अलावा, डेट इज कॉल्ड सा हॉर्स प्रोजेक्शन। सा हॉर्स प्रोजेक्शन, हॉर्स घोड़ा वाला नहीं। सही है,
साहोर्स प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन के अनुसार, इस प्रोजेक्शन ने क्या कहा, इस प्रोजेक्शन ने कहा देखो इसमें कार्बन कितना दिखा, एक कार्बन। अब एक चेन के अंदर एक से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं। इस प्रोजेक्शन के अनुसार इसने कहा कि मॉलिक्यूल को आपको इस तरीके से देखना है कि पहले तो आपको मॉलिक्यूल को क्या करना है, तिरछा करना है, ओब्लिकली व्यू करना है। ये मॉलिक्यूल ऐसे ही दिख रहा होगा, इसको क्या कर लो, पहले तिरछा कर लो, और तिरछा इस तरीके से करो कि मॉलिक्यूल के बीच में जो एंगल आए वो 120 डिग्री का आए। तो इसने कहा किसी भी अगर मॉलिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो 3D के अंदर, तो उस मॉलिक्यूल को तिरछा देखना शुरू करो और उनके बीच में जो एंगल बने वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का। मतलब ऐसे कर देता हूं तिरछा दिखाने के लिए, सही है भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा देता हूं। ये जो तिरछा मॉलिक्यूल है ये कहता है कि भाई मॉलिक्यूल को तिरछा देखना शुरू करो और तिरछा देखते वक्त इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस प्रोजेक्शन को आप किस नाम से जान सकते हो, साहोर्स प्रोजेक्शन के नाम से। छोटी सी प्रोजेक्शन है ये। प्रोजेक्शन कहती है कि अगर आप 2D के अंदर किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखो कि देखने पे मॉलिक्यूल आपको तिरछा दिखे और तिरछा होने के बाद उनके बीच का जो एंगल हो वो कम से कम 120 डिग्री का हो। उस प्रोजेक्शन को आप किस नाम से जान सकते हैं, साहोर्स प्रोजेक्शन के नाम से जान सकते हैं। देखो ट्रिक देखो, देखने में ऐसा लग रहा है ये सीधा वाई है, वाई ऐसे ही बनता है ना भाई, ऐसे। और ये देखो कैसा वाई है, ये देखने में उल्टा वाई है। ऐसा भी हो सकता है एक वाई सीधा हो जाए एक उल्टा हो जाए, ऐसे भी हो सकता है दोनों वाई सीधे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों वाई क्या हो जाए, उल्टे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉलिक्यूल को किस तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल को ओब्लिकली व्यू करना है। कैसे व्यू करना है, ओब्लिकली व्यू, सही है, ओब्लिकली व्यू। ओब्लिकली का मतलब है मॉलिक्यूल को तिरछा करके देखना है और तिरछा करने के बाद उनके बीच का जो एंगल हो वो कम से कम 120 डिग्री का हो। अगर उस चीज तरीके से आप उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय वो प्रोजेक्शन 3 डायमेंशन के अंदर किस नाम से जानी जाएगी, साहोर्स प्रोजेक्शन के नाम से जानी जाएगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्रोजेक्शन आती है, डेट इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, सही है। देखो भाई, अब इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दिख रहा होगा जगह ज्यादा लग रही है, सही है। अगर मान लो मैं इसी मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसने कहा भाई आपकी दो चीजें मौजूद होती हैं। कैसे, इसको समझो जरा। देखो ऐसे मॉलिक्यूल को मान लेता हूं, सही है। एक बार देखो क्या कह रहा हूं। इसने कहा जी ये एक कोई पॉइंट रहा होगा, ऐसे दिखा दो डॉट से, बाहर बाहर इसके एक सर्किल लगा दो, सही है। अगर इसकी बात की जाए तो ये है फ्रंटल कार्बन। भाई ये दो जो कार्बन है इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये जो कार्बन है इट इज अ फ्रंटल कार्बन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट साइड को। ये जो कार्बन है ये मान लेता हूं 3 डायमेंशन में ये इसके पीछे रहा होगा, ये कौन सा कार्बन, बैकवर्ड कार्बन कह सकता हूं, ये पीछे वाला कार्बन। तो न्यूमेंस जो प्रोजेक्शन थी उस प्रोजेक्शन के अनुसार उसने कहा भाई आप स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करो कि एक कार्बन तो आगे की तरफ हो जाए और एक कार्बन उसके पीछे की तरफ। मान लेता हूं ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये जो मेरा हाथ है ये फ्रंटल लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन की, डेट इज डॉट, और ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो इसको सराउंड कर रही है, मतलब ये आगे वाला कार्बन हो गया, ये कौन सा कार्बन, पीछे वाला। तो ये वाला जो कार्बन है ये तो हो गया आगे वाला, और ये जो सर्कुलर फॉर्म हो गई ये कौन सा कार्बन हो गया, पीछे वाला। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, देखो ध्यान से। इस कार्बन को पकड़ के करते हैं 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड कहां रहा होगा, बोर्ड के अंदर। अब वो दिखा नहीं सकता तो इसका मतलब चौथा बॉन्ड कहां रहा होगा, इस तरीके से बॉन्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर घुस गया होगा, चौथा बॉन्ड ऐसे रहा होगा। इसके भी 4 बॉन्ड बने होंगे, कह सकता हूं। कैसे भाई, एक बॉन्ड इस सर्किल का ये, एक बॉन्ड ये रहा होगा, एक बॉन्ड ये रहा होगा, और एक बॉन्ड कहां रहा होगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड इसके बन गए होंगे, सही है। इसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। इसने कहा कि एक कार्बन फ्रंटल साइड की तरफ होगा, एक कार्बन उसको कवर करता हुआ नजर आएगा जो बैकवर्ड कार्बन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। जो डॉट पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कौन सा कार्बन, फ्रंटल कार्बन, जो कार्बन फ्रंट में मौजूद है, और जो सर्कुलर फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करेगी बैकवर्ड कार्बन को, सही है। तो ये वाला जो कार्बन है डॉट के साथ, ये फ्रंटल कार्बन, जो ये सर्कुलर फॉर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन से कार्बन को, डेट इज कॉल्ड बैकवर्ड कार्बन। पीछे की तरफ जो कार्बन लगा हुआ है, हर कार्बन अपनी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड तो साफ दिख रहे हैं, चौथा बॉन्ड कहाँ रहा होगा, बोर्ड के अंदर, क्योंकि इट इज ए 2D स्ट्रक्चर।
ये है 2D, बोर्ड कैसा है 2D, और हम कैसे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D के ऊपर 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन किस नाम से जानी जाएगी, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के नाम से। देख लो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही है, पहचान लोगे, देख लो, सही है। तब तक एक शायरी सुना देता हूं, अच्छी से सुनो ध्यान से। सुनो, सुनो भाई, सही है। कोई आराम से पूछे हमें, ध्यान से सुनना है, कोई आराम से पूछे हमें, हम सब कुछ बताना चाहते हैं, कोई तरीका निकालो ऐसे जीने का, हम शरीर से दिल हटाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। भाई कोई प्यार से पूछेगा तो बहुत सी चीज़ें हम बताना चाहते हैं, कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे जीवन का जीने का सलीका आसान हो जाए, दिल को बाहर निकाल के जी सके, सही है, पहचान लोगे। शायरियां हैं, दिल पे नहीं लेना इनको, कभी दिल पे सेंटिमेंटल हो जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। लास्ट प्रोजेक्शन कहलाती है, डेट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या कहती है, ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन, according to Fisher projection, when two atom or group present on horizontal line represent towards the observer. According to Fisher projection, when two atom or group present on horizontal line represent towards the observer, सही है। Whereas two atom or group present on vertical line represent away from the observer, सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो रिप्रेजेंट करती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को। वेयरएज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन या फिर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, वेयरएज मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म is present at the top of vertical line, whereas longest carbon chain is present at the bottom of vertical line। ध्यान से सुनना है, एक बार ये कथा लिख लो, फिर आसानी से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, सही है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक इस कथा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आपको क्या कहा ढंग से देख लो। इसने कहा कि भाई मॉलिक्यूल जो है उसको इस तरीके से देखना है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन पे एटम या ग्रुप हैं वो तो रिप्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को, दूसरा एटम या ग्रुप जो कहाँ मौजूद हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वो रिप्रेजेंट करते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को। उसके बाद जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बात, इसने महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये बात थी कि इसके अनुसार जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रही होगी या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो कार्बन रहा होगा वो आपकी वर्टिकल लाइन के टॉप के ऊपर लगता हुआ नजर आएगा, और जो सबसे आपकी लंबी कार्बन चेन मौजूद रही होगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वर्टिकल लाइन का जो बॉटम रहा होगा उसके पास मौजूद रही होगी, मतलब बॉटम के अंदर मौजूद रही होगी।
इज प्रेजेंट एट द बॉटम। सही है, कहाँ मौजूद होगी, बॉटम के अंदर मौजूद होती हुई नजर आएगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, इसके बाद ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। इसके बाद कहता है एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है, एटम और ग्रुप जो लोएस्ट प्रायोरिटी के होंगे वो कहाँ मौजूद होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मौजूद होने चाहिए। द प्लेन्स, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आर अरेंज्ड और pasted on the paper in the form of crisscross। इसने क्या कहा, इसने कहा जो वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन होंगे वो किसी भी पेपर पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्रिस क्रॉस की फॉर्म में। जैसे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, ईसाई जो धर्म होता है, उनका आपने सिंबल देखा होगा, वो जो गले में पहनते हुए ऐसा प्लस सा नजर आता है। तो इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को इस तरीके से प्लेस करो पेपर के ऊपर कि वो आपस में जुड़ने से क्रिस क्रॉस फॉर्म की स्ट्रक्चर का निर्माण करे। उस पूरी स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा, आपके कौन सी प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाएगा। देखो इसने क्या कहा, रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं आपके सामने। ये कहता है जी ऐसे रिप्रेजेंट करो, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। याद रखना है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये कौन सी लाइन है मेरे भाई, वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन है मेरे भाई, वर्टिकल लाइन कह सकता हूं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को। किसको, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ध्यान रखना है, ऑब्जर्वर को। और जो ये वर्टिकल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर को। किसको, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ध्यान से देखना है इसको, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कई बुक्स जो हैं वो कैसे दिखा देती हैं। देखो ये कौन सी फॉर्म रही होगी, क्रिस क्रॉस फॉर्म रही होगी। इसने कहा कि पेपर के ऊपर आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है उन्हें आप क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। चिपकाने पे पता चला कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन चिपकेगी और एक वर्टिकल लाइन, और क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज होकर हॉरिजॉन्टल लाइन तो रिप्रेजेंट करेगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर को, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसके बाद इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा जो वर्टिकल लाइन होगी उसके ऊपर कौन सी फॉर्म मौजूद होगी, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मौजूद होगी। मतलब इसके टॉप के ऊपर वो स्पीसीज लिखी जाएंगी जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद रही होंगी, और जो लास्ट वाला हिस्सा मौजूद रहा होगा वो क्या कंटेन करेगा, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कंटेन करेगा। कह सकता हूँ नीचे वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को। और वर्टिकल का जो टॉप है, टॉप के ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और जो बॉटम रहा होगा उसके ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जहां पे एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटीज प्लेस्ड। या फिर कई बुक्स इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसको मान लेता हूं कार्बन। सही है, बीच वाला जो है ये कार्बन रहा होगा, ये वाला सेंटर। अब ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो कई किताबें इसको ऐसे दिखा देती हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्म ऐसे रही होगी। सही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये जो फॉर्म है इसको ऐसे दिखा देते हैं हम, ऐसे, ध्यान से देखना है। सही है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ ये कौन सी फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, पहचान लोगे। ये कौन सी फॉर्म हो गई, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाली। और ये वाली जो फॉर्म है, ये डॉटेड लाइन वाली, ये कौन सी हो गई, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये भी कौन सी प्रोजेक्शन कहला सकती है,
फिशर प्रोजेक्शन कहला सकती है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण से मान लेते हैं, उदाहरण की बात करूँ तो ऊपर आपको वो स्पीसीज लिखनी है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर रही होगी। सही है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखनी है कार्बन की। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म किसकी लिखोगे? कार्बन की, क्योंकि हमें चेन किसकी पढ़नी है? कार्बन की। तो मान लेता हूँ इधर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देता हूँ। लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सही है। और इधर मान लेता हूँ HO और इधर क्या रहा होगा? H। सही है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की आप आसानी से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? कौन सी प्रोजेक्शन के माध्यम से? फिशर प्रोजेक्शन के माध्यम से। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बन की। ये वर्टिकल लाइन है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? किसको रिप्रेजेंट करेगी? बॉटम को, डेट इज। सही है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले सेक्शन में जब हम मिलेंगे, डेट इज फॉर कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि कब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जाने से पहले आपको फिर से 4 लाइनें सुना देता हूं, ध्यान से सुनना है। क्या कहती हैं ये 4 लाइनें? हम तुम साथ दिखें, ध्यान से सुनना है। हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं। हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं। और हर दरगाह के धागे पर, ध्यान से सुनना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं। हर दरगाह के धागे में मांगा है सिर्फ तुमको, कभी जाके देखना शहर पे शहर बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको पसंद आई होंगी। भाई चाहने वाला बेचारा ऐसा रहा होगा, उसने दरगाह पे, हर दरगाह पे इतने धागे बांधे होंगे कि उसने हर शहर की लंबाई को क्या कर दिया? नाप डाला। ये होती है सच्ची चाहत। अगर यही चाहत किताबों के प्रति होती तो क्या बात बन जाती। सही है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। कंसेप्ट को समझना है, फिर क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना है? अप्लाई करना है। दिस इज क्या था? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।